हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज सीए इंटर ऑडिट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज। देखिए, इसमें सिर्फ आपको चीजें रटवानी कुछ नहीं जाएगी। हर चीज काफी अच्छे तरीके से हम रिवीजन के तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। काफी अच्छी तरीके से आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं मानता हूँ आपने अभी तक देखा है कि जो ऑडिट है, ऑडिट आपको ऐसा लगता है कि पूरा रटने का सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं अभी जो जैसे आपको स्टार्ट करूंगा, आपको पता चलता जाएगा कि किस तरीके से आप ऑडिट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने लिए, और किस तरीके से आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। सो या, लेट्स बिगिन। तो अपना पहला जो चैप्टर है हम उसी से स्टार्ट करेंगे। दैट इज द नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, इसमें हम सीधा स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। शायद कुछ फैकल्टीज आपको पहले एथिक्स और ये पढ़ाती हो, बट मैं चाहता हूँ कि पहले आपको डेफिनेशन से स्टार्ट कराया जाए कि व्हाट इज ऑडिट। तो देखिए, as per the definition, as we can see, an audit is an independent examination of financial information. ध्यान रखिएगा जो बात मैं बोल रहा हूं। It is an independent examination of financial information, not financial statements. It is examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view of expressing an opinion। दे रहा हूं एक, हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए, यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद आपको एग्जाम में वो जो एक दो मार्क्स का गैप आता है ना आपके लिए, उसमें आपको काफी हेल्प करती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दैट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए, मैं बताना चाहता हूं। अब इसका देखिए, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन आप सब लोग को पता है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको नहीं लिखना है एग्जाम में। इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्यों, ये आप समझ सकते हैं। देखिए, आपको एग्जामिनेशन पूरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की करनी है, ना कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। उसके बाद, बट एक यहाँ लास्ट चीज जो हमने मार्क की है, बाकी सब चीजें देखिए सिंपल है इसमें। बस एक ओपिनियन, ओपिनियन आप लोग को पता है। तो ओपिनियन आप किस चीज पे देंगे? ओपिनियन आपको देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। चेक आप करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और ओपिनियन किस पे देंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वही एनालिसिस दिया हुआ है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। वो सब चीजें बीच की आप समझते हैं, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉट फॉर प्रॉफिट हो, वो सब चीजें आपको पता है। तो ये सब चीजें कोई इतना ज्यादा वो नहीं। देखिए, अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो उसका जरिए, नॉन प्रॉफिट में भी आजकल हम देख रहे हैं काफी सारे फ्रॉड्स और जो भी इनएक्यूरेसीज है फाइनेंशियल, वो सब नॉन प्रॉफिट में ज्यादा उठ के सामने आ रही है। तो इसीलिए इसमें प्रॉफिट हो या नॉन नॉन फॉर प्रॉफिट एनजीओ वगैरह को भी सबको कवर किया गया है। कोई भी साइज हो, कोई भी लीगल फॉर्म हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप हो, वॉट एवर इट में भी, सबको ये डेफिनेशन में कवर कर लिया गया है। लास्ट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बस, आपको अगर एग्जाम में कहीं पे ये लिखने आ गया, प्लीज डू नॉट इंटरचेंज दीज टू वर्ड्स। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफरेंट। ये है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ही आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो इसीलिए चेकिंग हम करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, और ओपिनियन किस पे देंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये देखिए, एक यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ सकता है। What are the points that should be taken care of to ensure that the financial statement would not mislead anybody? और या फिर ये आप ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं, एज एन ऑडिटर हाउ कैन यू बी सेटिस्फाइड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग। तो इसका आपको ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आ सकता है। इसका आप कैसे बनाएंगे, देखिए मैं बताता हूं आपको ये कैसे रहेगा इसका आंसर। पहला है, देखिए आप सोचिए, सीधी सीधी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं? सीधा सीधा आंसर इसका वहां पे है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपकी बुक एंट्रीज होती है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्रीज हुई है, वहां से जो अकाउंट्स है प्रॉपर ड्रॉन अप हुए हैं क्या। जो भी एंट्रीज हैं उसके हिसाब से अकाउंट्स ड्रॉन अप हुए हैं क्या। सबसे पहले आपको ये चेक करना है। उसके बाद, द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर एडिक्वेटली सपोर्टेड। देखिए, एज एन ऑडिटर आपका क्या काम है? आपको रीजनेबल अश्योरेंस देना है। कौन सा अश्योरेंस देना है आपको? रीजनेबल अश्योरेंस, ना कि कंप्लीट अश्योरेंस। कौन सा अश्योरेंस देखना है आपको? रीजनेबल।
इसीलिए कभी भी आप ऑडिट में ध्यान रखना, एज एन ऑडिटर आप कोई चीज की गारंटी नहीं देते हैं। पेपर में आपको भी ये ध्यान रखना है कि जब आप अपना आंसर लिख रहे हो कोई भी चीज की गारंटी मत दे के आना एग्जाम में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ध्यान रखना। एडिक्वेटली सब देखो, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार 100% सपोर्ट कर रहा है। एडिक्वेटली अगर आपको लग रहा है वो सिचुएशन के हिसाब से कि एडिक्वेटली, जैसे फॉर एग्जांपल कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसा दिख रहा है कि कंपनी ने कोई लैंड बाय की है। अब पॉसिबल नहीं है ना हर बार आप जाके वहां पे लैंड को वेरीफाई करें, हो सकता है कंपनी का काम ही वही हो, कंपनी का बिजनेस ही वही हो। तो हर बार आपके लिए पॉसिबल नहीं कि हर एक लैंड को जाके आप वेरीफाई करें। तो अगर आप उसके से प्रॉपर्टी के पेपर्स भी अगर वेरीफाई करते हैं तो भी आप एडिक्वेटली सेटिस्फाई हो जाएंगे, या वो चीज केस टू केस डिपेंड करेगी। ठीक है। तीसरी बात देखो, ये दो चीजें आपने समझ गई, देखिए खुद कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ऑडिट को समझते चलना है। दो चीजें कौन सी थी कि जो आपके अकाउंट्स है वो प्रॉपर बुक्स ऑफ एंट्री के हिसाब से ही बने हुए हैं। दूसरी जो एंट्रीज है उनके सब एडिक्वेटली सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आपने चेक किए हैं। तीसरा, नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन एंड नथिंग व्हिच इज नॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन प्लेस्ड इन स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि कोई भी ओमिशन का मतलब होता है मिस कर, कोई भी चीज को नहीं करना या कोई चीज को मिस कर देना, ओमिशन। जो चीज, जो कोई भी एंट्री आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में मिस या स्किप नहीं हुई है, सब आपका इंक्लूडेड है। उसके बाद कोई भी ऐसी चीज जो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है, जिसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई है, जो आपके अकाउंट्स में नहीं है, वो आपके स्टेटमेंट्स में नहीं आना चाहिए। देखिए सिंपल से है, जो अपने जो दो पॉइंट पढ़े, पहला क्या था, जो आपके अकाउंट्स है वो प्रॉपर ड्रॉन अप है क्या आपकी एंट्रीज के हिसाब से। दूसरा क्या था, एंट्रीज के ऊपर एडिक्वेटली सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स है क्या। तीसरा क्या था, कोई भी एंट्री आपकी ओमिट नहीं हुई है, और क्या कोई भी ऐसी चीज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, वो वहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। तीसरा, फोर्थ सॉरी, द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, ये दो वर्ड यहाँ लिखे हैं हमने। क्लियर, क्लियर का मतलब सीधा सीधा बता दूं आपको, जो है वैसा ही बताना है, कोई भी चीज को घुमा फिरा के नहीं बताना है, एकदम क्लियर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी है। ये तो क्लियर समझ गए। अनएम्बिगियस यहाँ पे समझिए, इसका मतलब ये होता है जो भी चीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए रेलेवेंट नहीं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो आप वहां पे प्रेजेंट नहीं करेंगे। कोई ऐसा डिस्क्लोजर जो रेलेवेंट ही नहीं है आपके लिए, आप उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो वहां पे रेलेवेंट ही नहीं है, वो आप वहां पे नहीं बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट चीजें आएंगी, तो वहां पे अनएम्बिगुअस चीजें नहीं आनी चाहिए। इसलिए क्या बोलता है, द इंफॉर्मेशन कन्वेड इन द स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड unambiguous. Fifth point, the financial statement amounts are properly classified, described and disclosed. देखिए तीन चीजें हैं यहाँ पे, क्या क्या है, क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज। क्लासिफाइड मतलब डेटर्स का जो मनी है वो डेटर्स केस में जा रहा है क्या, क्रेडिटर्स का जो मनी है क्रेडिटर्स केस में जा रहा है क्या, इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जो अकाउंट डेटर्स में जाना चाहिए वो प्रॉपर डेटर्स में जा रहा है क्या, ये क्लासिफिकेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। सेकंड, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब उसमें आपने सपोर्टिव इंफॉर्मेशन दी है क्या। जो चीज है, सपोज फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है, तो प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड है क्या। तीसरी चीज, डिस्क्लोज। अब एक बात आप समझ लीजिए, डिस्क्लोज हम वही चीज करते हैं जो ऑलरेडी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आई हुई है, वही चीजों का हम क्या देते हैं, डिस्क्लोजर। तो जो चीजें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आई हुई है, बट वो रेलेवेंट है हमारे लिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट है बट ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, डिस्क्लोज। तो ये देखना है, जो अमाउंट्स है वो क्लासिफाइड है, डिस्क्राइब्ड है और डिस्क्लोज्ड है इन द कंफॉर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो आपके एएस हैं उसके हिसाब से चीजें आपने क्लासिफाई की है, जिसको क्लासिफाई करना है, डिस्क्राइब की है और डिस्क्लोज की है, जो आपको एएस के हिसाब से इंफॉर्मेशन आपकी डिस्क्लोज करनी है। द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइन ऑपरेशनल रिजल्ट ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है एक और, ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर, इसका मतलब है, देखिए ट्रू तो आप समझ गए, ट्रू का मतलब क्या होता है कि जो चीज है वैसी की वैसी आपको दिखानी। फेयर, आप ऐसे आप सोचा है कभी कि फेयर क्यों बोलते हैं, क्यों ऐसी चीज को फेयर बोला जाता है। मतलब देखिए, हर चीज जो रहती है ना उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन रहता है। आप अगर सिर्फ रटने के लिए जाएंगे ना, वो रीजन नहीं समझेंगे ना, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फेयर का मतलब ये है कि देखिए, आप मानते हैं कि अकाउंट्स में बहुत सारी चीज अजम्पशंस के बेस पे होता है, आपका डेप्रिसिएशन से लेके इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, वॉट एवर इट में भी, जो भी चीजें है
अजम्पशंस के बेस पे रहते हैं, तो वो आपके अजम्पशंस आपके बिजनेस के हिसाब से फेयर है क्या, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से फेयर है क्या, वो चीज देखनी है। इसलिए हमें क्या देखना है, ट्रू है और फेयर है। जो सच है वो तो आप सच ही दिखा रहे, जो आपके अजम्पशंस है और जो चीजें जो फैक्चुअल नहीं है बट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेलेवेंट है, वो चीजें फेयर रहनी चाहिए। बस सीधी सीधी एग्जांपल है। एक यहाँ एग्जांपल है बुक में आपके, वो देखते हैं। व्हाइल ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ टैलेंटेड एंड एफिशिएंट लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, द ऑडिटर ऑफ द अबव मेंशन कंपनी टैलेंटेड एंड एफिशिएंट का ऑब्जर्व दैट रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑफ रुपीज 1,30,000 एंड पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस ऑफ रुपीज 2,92,000 वेर नॉट रिकॉर्डेड। वेर नॉट रिकॉर्डेड मतलब क्या हुआ था यहाँ पे, ओमिशन। क्या हुआ था यहाँ पे, ओमिशन हो गया, आपने वो बुक्स ऑफ स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद however, they were appearing in the financial statement of profit and loss of the above mentioned company. After such observation, the auditor of Talented and Efficient Limited came to the conclusion that financial statements are not presenting a true and fair view. समझ गए कि देखिए, भले ही वो वहां पे आपकी देखिए कैसे यहाँ बोल रहा है कि आपके इसमें वो एंट्री मिस हो गई, फिर भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे आ रहा है, क्या ये सही है? क्या हमने ऊपर अभी पढ़ा था, अगर आपको सेटिस्फाई करना है अपने आप को कि आपको मिसलीड नहीं हो रहा है, तो ये चीज हमने ऊपर पढ़ी थी, वही यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही है। उसके बाद सेकंड चीज, एक ये इंपॉर्टेंट ऐसे है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, दैट इज एसए 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, नाम ऐसी याद है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, एसए 200। इन कंडक्टिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो ऑडिट में आपको क्या काम करने हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे ऑडिट के, वो आपको जानना है। दो ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हमने अभी डिस्कस की थी, क्या, एक पहला रीजनेबल अश्योरेंस, reasonable assurance. To obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements, whether due to fraud and error, आपको क्या देना है, रीजनेबल अश्योरेंस देना है, प्रॉपर अश्योरेंस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस कुछ नहीं देना है। क्या देना है, रीजनेबल अश्योरेंस। आपको कोई भी चीज की गारंटी नहीं देनी है, आपको रीजनेबल अश्योरेंस देना है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, सारी चीजें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होती है, आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब देखिए, मिसस्टेटमेंट का आपको मतलब पता है, द थिंग विच इज नॉट ट्रू, कोई भी ऐसी चीज जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट है बट वो सही नहीं है, वो गलत है, उसको बोला जाता है मिसस्टेटमेंट। मटेरियल का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पे हम आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका एक बिजनेस है जिसका टर्नओवर है 300 करोड़। कितना है, 300 करोड़। आपका एक सेल्स बिल जो कि ओनली 50,000 का है, वो ओमिट हो गया है, तो क्या ये आपके बिजनेस के लिए मटेरियल है क्या? देखिए मिसस्टेटमेंट है, ओमिट ओमिशन हुआ है यानी दैट इज ऑल्सो मिसस्टेटमेंट, तो क्या वहां पे वो मटेरियल है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आपका 300 रुपीज का अगर टर्नओवर है तो 50,000 आपके लिए शायद उतना ज्यादा मटेरियल नहीं है। बट यहीं पे अगर हम मान ले कोई ऐसा बिजनेस है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जिसका टर्नओवर ही 1 लाख है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग जिसका टर्नओवर ही 1 लाख है, उसका अगर 50,000 का सेल्स बिल मिसिंग है, तो सीधी सीधी बात है, बहुत ज्यादा मटेरियल है वो चीज उसके लिए। इसीलिए मटेरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, वो केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है। इसीलिए यहां बोला जाता है कि मटेरियल में देखिए छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, तो वो उस पे आप उतना ज्यादा वो नहीं कर सकते, बट अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वेदर ड्यू टू फ्रॉड, चाहे फ्रॉड से हो चाहे गलती से हो, देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब कैसे, जो आपका एएस हो गए, इंडेस हो गए, गैप हो गया, ये एक्स वाई जेड, इसके हिसाब से जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने चाहिए थे, क्या वो प्रिपेयर हुए? तो आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। पहला पॉइंट आपका, पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकंड, टू रिपोर्ट, देखिए पहले आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। आप चेक किस लिए कर रहे हैं, ओपिनियन देने के लिए। ओपिनियन कैसे देंगे, अपनी रिपोर्ट में। टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड इन स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इन अकॉर्डेंस विद ऑर्डर। आपको रिपोर्ट देना है और क्या करना है, कम्युनिकेट। आगे अपन देखेंगे
बहुत सारी जगहों पे ऑडिटर्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो जहां पे कम्युनिकेशन की रिक्वायर्ड है, आपको रिपोर्ट देना है, वहां पे आप अपनी रिपोर्ट देंगे। ये दो आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट देखना है, बस सिंपल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जैसे है, क्या क्या है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। उसके बाद टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कम्युनिकेट टू बी रिक्वायर्ड। ये दो चीजें आपको करनी है और उससे क्या देना है, आपको रिपोर्ट देना है। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप का मतलब होता है कि आपका क्या क्या एरियाज कवर करेंगे आप अपने ऑडिट में, आपके ऑडिट का क्या स्कोप रहेगा, क्या चीजें आपको अपने ऑडिट में करनी है, क्या चीजों को चेक करना है, क्या चीजों पे रिपोर्ट करना है, वो पूरा कौन डिसाइड करेगा, स्कोप ऑफ ऑडिट डिसाइड करेगा। अब स्कोप ऑफ ऑडिट आप जब डिसाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रखने हैं। वो क्या है, द फॉलोइंग पॉइंट्स मेरिट कंसिडरेशन इन रिगार्ड टू द स्कोप ऑफ ऑडिट। ये पॉइंट्स आपको स्कोप ऑफ ऑडिट डिसाइड करने में मदद करते हैं। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, अगर आप देखेंगे ना, कॉमन सेंस से आप सारे पॉइंट बना सकते हैं, बट हाँ, सीक्वेंस आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दूसरी बात, पॉइंट्स ऐसे रहने चाहिए आपके जो यहाँ से सिमिलर रहे। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से, द ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज टू कवर एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरप्राइज। सीधी सीधी बात है, आपको ऑडिट जो भी ऑर्गेनाइज करेंगे वो ऐसे कवर ऐसे रहेंगे जो एडिक्वेटली, यहाँ पे भी वो वर्ड यूज है, एडिक्वेटली। पूरा आप कभी भी कोई चीज की गारंटी नहीं देंगे। आपका ऑडिट ऐसे डिजाइन रहना चाहिए कि जैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एडिक्वेटली सारे एस्पेक्ट उसके आप कवर करें, विच आर रेलेवेंट टू द फाइनेंस, सॉरी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट है वो आप सारे कवर करेंगे। सेकंड, टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर शुड बी रीजनेबली satisfied as whether the information contained in the underlying accounts records and other is reliable। सीधी सीधी बात है, आप कभी भी ओपिनियन देने से पहले ये चेक करेंगे ना कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन देखी है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन जिसपे भी आपने अपना रिलायबिलिटी रखी है, जिसमें भी आपने डेटा रिलाई किया है, आपका जो सोर्स डेटा है जहां से आपने अपना ओपिनियन फॉर्म किया है, वो डेटा रिलायबल है क्या, वो डेटा रिलायबल है क्या, ये हमको चेक करना है। रिलायबिलिटी इज अ बिग इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सफिशिएंट, रिलायबल एंड सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब क्या, उतना डेटा जरूरी है, क्या उतना डेटा सफिशिएंट है कि उससे ज्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हमको देखना है। तीसरा क्या, इन्फॉर्मिंग इज ओपिनियन द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड वेदर द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी चीज मैंने पढ़ी, जैसे आपकी स्टैट्यूटरी मतलब जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, जो आपके ऐसे के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, या जो एएस के, ऐसे तो नहीं बोलूंगा, ऐसे तो ऑडिटर के लिए सॉरी, एएस के हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, दूसरी लीगल जो लॉज के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, वो सब इंफॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज की हुई है क्या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसके बाद द ऑडिटर असेस द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये देखो, अब ये पॉइंट को अपन यहाँ कवर कर रहे हैं। अब देखो, ये मैंने चीज बोल दी कि आपको ये ध्यान, आपको रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए, कि रीजनेबल सेटिस्फैक्शन चाहिए कि जो मैंने डेटा यूज किया है वो रिलायबल और सफिशिएंट है। अब वो आप कैसे चेक करोगे, वो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। द ऑडिटर असेस, ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, हाउ कैन द ऑडिटर असेस द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। वो कैसे चेक करेगा, कैसे असेस करेगा। पहला है, देखिए सिंपल है, कैसे करोगे, आपको अगर देखना है कि जो आपके अकाउंटिंग, पहली बात, जो अकाउंटिंग का सिस्टम है उसको आप इवेल्युएट करोगे ना, तो पहले क्या करोगे, मेकिंग अ स्टडी एंड इवेल्युएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स। जो अंदर के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स है, इंटरनल जो जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अंदर से इंटरनल कंट्रोल्स अपने ऊपर लगा रही है, जो जो कंट्रोल्स है उनको आप इवेल्युएट करेंगे कि किस तरीके से कंट्रोल है। जैसे एक इंटरनल कंट्रोल का एग्जांपल बताऊं, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनल कंट्रोल है कि जो सेल्स हैंडल करता है वो कैश हैंडल नहीं करेगा, तो वो उसके लिए अलग अलग कोड्स रहेंगे। एक एग्जांपल की बात बता रहा हूँ, तो ये भी अंदर के इंटरनल कंट्रोल्स है। तो इसमें आपको देखना है, आपको पहले स्टडी करनी है कि किस तरीके से अकाउंटिंग सिस्टम है यहाँ पे और कैसा इंटरनल कंट्रोल है। उसके बाद इवेल्युएशन करना है उस चीज का कि किस तरीके से वो या चीज सही है या गलत है, वो प्रॉपर है कि नहीं। दूसरा कैसा, कैरिंग आउट सच अदर टेस्ट इंक्वायरीज एंड अदर वेरिफिकेशन, टेस्ट कैरी करना है, और क्या, इंक्वायरीज आपको मैनेजमेंट से, एम्प्लॉइज से पूछना है। अदर वेरिफिकेशन, कोई थर्ड पार्टी से भी आप वेरीफाई करवा सकते हैं, जो भी यहाँ पे प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग बैलेंसेस। आप देखिए, कोई कोई थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको अगर डेटर का अकाउंट चेक करना है, तो आप उस डेटर को वेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं कि क्या आपका अकाउंट इतना है क्या, वो चेक करने के लिए आप कर सकते हैं। सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो सकता है। तो कौन सी दो चीजें,
पहला तो है आपको अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल क्या करना है, पहले स्टडी करना है, उसके बाद क्या करना है, इवैल्यूएशन, स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, लास्ट, द ऑडिटर डिटरमाइन वेदर द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज। अब हमने ये वाला पॉइंट देख लिया था कि कैसे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको चेक करेंगे कि रेलेवेंट और सॉरी मतलब रिलायबल और सफिशिएंट है क्या। उसके बाद हमको क्या देखना है कि डिस्क्लोजर के लिए क्या पॉइंट्स है, पहले कंपेयरिंग द कैसे आप देखेंगे कि प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है कि नहीं इन्फॉर्मेशन। पहला क्या, कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद अंडरलाइंग अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा। पहले आप कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि जो जो अकाउंट डिटेल्स, जो जो अकाउंट्स में डेटा है जो यहाँ पे डिस्क्लोज होना चाहिए था, क्या वो प्रॉपरली समराइज, ट्रांजैक्ट और रिकॉर्डेड है क्या, प्रॉपर से आपका वो इसमें सब चीजें आ रही है क्या। दूसरा, कंसिडरिंग द जजमेंट दैट द मैनेजमेंट हैज मेड इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली द ऑडिटर। देखिए क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना बहुत सारे जजमेंट्स मैनेजमेंट के रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक गोइंग कंसर्न का आप देख लीजिए, गोइंग कंसर्न का जजमेंट कौन लेगा, पहले पहले मैनेजमेंट। गोइंग कंसर्न का मतलब कि क्या हम बिजनेस को इसी तरीके से आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे क्या, ये कौन जजमेंट लेता है, मैनेजमेंट लेता है। डेप्रिसिएशन का जो जजमेंट कौन लेगा, मैनेजमेंट लेगा। कोई भी ऐसी पॉलिसी है जहां पे मैनेजमेंट का जजमेंट अप्रूवल है, तो वहां पे आपको देखना है कि जो मैनेजमेंट ने सिलेक्शन किया है, जो भी मैनेजमेंट का जजमेंट है वो कंसिस्टेंट है क्या, कि सिलेक्शन प्रॉपर है क्या। और कंसिस्टेंट मतलब बार बार वही चीजें यूज कर रहे हैं कि हर बार वो अलग अलग चीजों पे अलग अलग पॉलिसीज यूज कर रहे हैं, वो हमें चेक करना है। और किस तरीके से वहां पे इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई किया गया है और क्या सारे डिस्क्लोजर्स है क्या। जो भी जजमेंट है मैनेजमेंट के, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए पूरे सही है क्या। उसके बाद जो भी वहां पे डिस्क्लोजर्स की जरूरत है वो डिस्क्लोज है क्या, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर क्लासिफाइड है क्या। ठीक है, एक और, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। देखिए सीधी सीधी बात है, जो ऑडिटर का कॉम्पिटेंस नहीं है आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, भगवान नहीं है वो, जितना उसको आता है वो उतना करेगा। जो उसका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं है आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोई कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे सब ऑडिट होते हैं जहां पे बाहर से टेक्निकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, आपको दूसरे टेक्नीशियंस को बुलाना पड़ता है, तो आप ऑडिटर से सब चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो प्रोफेशनल स्किल वाले काम है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अगर सिस्टम को ऑडिट है, वो सिस्टम की कोई ऐसी चीज है जो ऑडिटर को समझ ही नहीं रही है, तो ठीक है वो उसके कॉम्पिटेंस से बाहर है, आपको कोई एक थर्ड पर्सन को हायर करके वो चीज आपको ऑडिटर के लिए करवानी पड़ेगी। तो ये एक है। और क्या, कंस्ट्रेंट्स ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट। अगर आपके स्कोप ऑफ ऑडिट में रुकावट आती है तो वहां पे आपको अपना, आप वहां पे अनक्वालिफाइड, देखिए आपको पता है 3 प्रकार के ओपिनियन होते हैं, अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अनक्वालिफाइड मतलब एकदम क्लीन शीट, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है या छोटी सी तकलीफ है बाकी कोई तकलीफ नहीं। क्वालिफाइड ओपिनियन की हाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, प्रॉब्लम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसके आप अपना ओपिनियन ही फॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपके ऑडिट के बीच में कोई भी रुकावटें डाली जा रही है मैनेजमेंट या कंपनी के द्वारा, या जो जहां पे भी आप ऑडिट कर रहे हैं वहां पे, तो वहां पे आप क्या अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते, तो आपको अपने क्वालिफाइड ओपिनियन देना है या डिस्क्लेमर देना है सिचुएशन के हिसाब से। या तो आप ये बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, या तो आप बोलेंगे मैं ओपिनियन ही नहीं दे सकता। ठीक है, चलो एक लास्ट पॉइंट आज के लिए, फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे। बहुत अच्छे से आपका रिवीजन चलेगा, देखिए ऐसे आपको ना इतना इजी हो जाएगा ऑडिट आपके लिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। देखिए कौन सी चीजें आपको ऑडिट में कवर्ड करनी है, सिंपल सिंपल सा है, देखिए ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बताऊंगा ना आपको, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कौन से एस्पेक्ट है जो हमने पढ़ा था। अभी आपको क्या चेक करना है, पहले अगर डेटा रिलायबिलिटी के लिए हमने क्या चेक करने बोले थे, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, वही चीज पहले हम यहाँ देख रहे हैं, कौन सा एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल टू असर्टेन वेदर इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द बिजनेस। क्या वो बिजनेस जो जिस कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं उसके बिजनेस के हिसाब से क्या उनके अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है क्या, और वो है तो क्या वो बिजनेस के प्रॉपर जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं क्या। सेकंड क्या है, रिव्यूइंग द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स टू फाइंड आउट वेदर दे आर एडिक्वेट एंड कॉम्पिटेंसिव इंसिडेंटली। देखिए जो भी सिस्टम और प्रोसीजर है, जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, वो हमें रिव्यू करना है। रिव्यू का मतलब थॉरोली एक बार ऊपर से उसको रिव्यू करना है टू फाइंड आउट कि वो एडिक्वेट है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारी चीजें उसमें कवर हो रही है, एंड इंसिडेंटली वेदर मटेरियल इन इनएडिक्वेंसीज एंड वीकनेसेस एग्जिस्ट टू अलाउ फ्रॉड।
और क्या या फिर उसमें कुछ ऐसी इनएडिक्वेंसीज है जिससे फ्रॉड और उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या रिव्यू करना है, जो सिस्टम और प्रोसीजर्स कंपनी के अंदर हैं। उसके बाद चेकिंग ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या उसमें कोई अरिथमेटिकल एरर्स तो नहीं है, कोई कैलकुलेशन, कोई पोस्टिंग के, कोई अकाउंट में जब आप फिगर ट्रांसफर कर रहे थे तो 9 आगे का पीछे हो गया, 0 एक आगे हो गया, 0 एक पीछे हो गया, वो सब एक्यूरेसी प्रॉपर है क्या, वो आपको चेक करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, जो हमने ऊपर पढ़ा वही चीजें यहाँ आ रही। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, आपको चेक करना है कि ट्रांजेक्शन का जो बेस है वो प्रॉपरली एडिक्वेट, उसमें सपोर्टिंग एविडेंस है क्या, यहीं पे वही बात हो रही है कि जो ऑथेंटिसिटी, क्या एक्चुअली में वो ट्रांजेक्शन हुए हैं क्या, उसको हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, ascertaining that a proper distinction has been made between items of capital and revenue nature। बहुत सारी ऐसा पता है अकाउंटेंट्स को ना, ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचर का है, कौन सा ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर का है। तो ये एज अ सीए हम लोग को ये चीजें तो पहले ही क्लियर लग जाती है माइंड में। तो यही आपको वहां पे असरटेन करना है कि क्या कोई रिवेन्यू वाला आइटम कैपिटल में तो नहीं चलेगा, या कोई कैपिटल वाला रिवेन्यू में तो चलेगा। ये आपको काफी अच्छे से देखना है। कंपेरिजन ऑफ द बैलेंस शीट, पीएनएल और अदर स्टेटमेंट विद अंडरलाइंग रिकॉर्ड, यही चीज हमने ऊपर देखी थी कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट, पीएनएल और अदर स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो आपको देखना है, कंपेयर करना है कि अकाउंट से कि सारी चीजें प्रॉपरली उस हिसाब से है क्या। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ असेट, जो हमने देखी थी। वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल एग्जिस्टेंस मतलब क्या एक्चुअली में कंपनी ने एसेट खरीदा है क्या, टाइटल क्या कंपनी की टाइटल मतलब क्या प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे है क्या। उसके बाद एग्जिस्टेंस, क्या सही में वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद वैल्यू, क्या वही वैल्यू पे कंपनी ने खरीदा है जो कंपनी वैल्यू दिखा रही है, या उसमें कुछ जोड़ है। तो वो चीजें आपको सब चेक करनी है। ठीक है, इसको हम ये बाद में बताऊंगा मैं आपको। वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी स्टेटेड इन द बैलेंस शीट, वेरीफाई करनी है आपको जो लाइबिलिटीज, जो बैलेंस शीट में आपकी लाइबिलिटीज दिखा रही है क्या वो एज इट इज प्रॉपरली उसमें मेंशन है क्या। उसके बाद चेकिंग द रिजल्ट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू सी वेदर द रिजल्ट इन ट्रू एंड फेयर, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आप प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, जो भी आ रहा है, क्या वो ट्रू एंड फेयर है क्या। उसके बाद वेयर ऑडिट ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडी कंफर्मिंग दैट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंपाइल्ड विद, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि उसके ऊपर जो भी एक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट या कंपनी लिस्टेड है तो जो सेबी के एलओडीआर और ये सब रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरे फुलफिल कर रहे हैं क्या, जो भी स्टैट्यूटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर रहे हैं क्या। रिपोर्टिंग टू appropriate person body whether the statement of a reveal to do reveal a true and fair view, क्या लास्ट में क्या करना है, रिपोर्टिंग टू अप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी। अप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी, जैसे कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो किसको रिपोर्ट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मेंबर्स को रिपोर्ट करेंगे। तो ये चीज है, तो किसको प्रॉपरली रिपोर्ट करना है वो भी आपको देखना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे असर्शंस क्या होते हैं। assertions का मतलब होता है it refers to the representation by management explicit of that are embodied in the financial statements as used by the auditor to consider different type of potential misstatement है। जो मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन, assertions का मतलब होता है जो मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ गए हैं, वो ऑडिटर यूज करेगा ये देखने के लिए कि जो आगे चल के इससे कोई मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं क्या। ऐसी कुछ चीजें रहती हैं जो आपको मैनेजमेंट से पूछनी पड़ती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें वैसी हुई है वो क्यों हुई है, आपको मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है, वो क्या कहलाएंगे, आपके अजर्शंस कहलाएंगे। अब यहीं पे आप देखेंगे अजर्शंस अबाउट अकाउंटिंग बैलेंसेस, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस है कि जैसे आपको अकाउंट, ये आप स्टार मार्क करेंगे कि अकाउंटिंग बैलेंसेस के जो असर्शंस है वो आप कैसे चेक करेंगे। पहली बात एग्जिस्टेंस, क्या वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं क्या, क्या जो असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इक्विटी, इंटरेस्ट एग्जिस्ट, जो आपके असेट्स है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, लायबिलिटीज इक्विटी जो आपके इंटरेस्ट है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, द एंटिटी होल्ड्स और कंट्रोल द राइट टू असेट लायबिलिटीज, क्या उसके पास जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है उसका राइट और कंट्रोल है क्या, और क्या ऑब्लिगेशंस है क्या। तो ये ध्यान आपको देना है। कंप्लीटनेस, सारे असेट कंप्लीट है, कंप्लीट मतलब मैंने प्रॉपरली सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड है, ये आपको देखना है। उसके बाद वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, assets and liabilities and equity interest are included in the financial statement and appropriate amounts and any resulting valuation or allocation adjustment are appropriately recorded। कोई भी आपके, पहली बात तो जब आपने जो खरीदा था उसी वैल्यू पे प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है। उसके बाद अगर कोई आप वैल्यूएशन कराते हैं कोई असेट्स या प्रॉपर्टी का, या कोई लायबिलिटी आपकी फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट होता है उसमें, तो वो आपका प्रॉपरली एडजस्टमेंट प्रॉपरली उसमें एलोकेट हुआ है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन आपका एक एडजस्टमेंट है,
तो वो आपने प्रॉपरली वो असेट में या असेट क्लास में आपने उसको प्रॉपरली एडजस्ट किया है क्या? चल, आज के लिए इतना काफी है। ये आपका पहला लेक्चर, रिवीजन लेक्चर में बोलूंगा तो काफी अच्छे से मैंने आपको चीजें बताई है। आप प्लीज इसको एक बार देखेंगे अच्छे से, और नेक्स्ट में हम काफी अच्छे तरीके से और आगे कवर करेंगे। छोटा सा जैसे स्मॉल स्मॉल आपके रिवीजन वीडियोस आएंगे। उसके बाद हम और भी सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे अच्छे, हमारे काफी अच्छे फैकल्टीज है मेरे साथ, तो हम बिल्कुल बहुत अच्छे से इस पे काम करेंगे। प्लीज स्टे ट्यून। और आपको ऐसे अगर रिवीजन वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, जिसकी भी हेल्प हो सके, आई वुड बी सो ग्रेटफुल। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू फिनपड। सी वी नीड टू ग्रो। अगर हमें कंटिन्यूसली अगर ऐसे कंटेंट बनाना है तो वी नीड टू ग्रो। सो प्लीज सब्सक्राइब टू फिनपड। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए आपके आने वाले एग्जाम्स में।